हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। तो अब इलेक्ट्रोस्टैट्स को ही फर्दर कंटिन्यू करते हैं। इसका नेक्स्ट सेकंड लेक्चर होगा है, सेकंड पार्ट। तो अब इसमें हम लोग मेथड्स ऑफ चार्जिंग देखने वाले हैं, मतलब किस किस मेथड से। जैसा चार्ज के बारे में हम लोगों ने देखा था पिछले वीडियो में, चार्ज का प्रॉपर्टी क्या क्या है। लेकिन अब किसी भी ऑब्जेक्ट को चार्ज करें कैसे, ये भी तो एक बात हुई, मतलब ये भी आ सकता है हमारे पास। तो अब वही मेथड्स ऑफ चार्जिंग के बारे में देखने वाले इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं मेथड्स ऑफ चार्जिंग से। तो अब जो हमारे पास सबसे पहला मेथड है वो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन या रबिंग है, मतलब फ्रिक्शन या रबिंग के थ्रू चार्जिंग। तो अब जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसमें ध्यान रखना है वो ये है कि ये जो रबिंग या फ्रिक्शन के द्वारा जो हम चार्ज करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को, ये वैलिड होता है सिर्फ इंसुलेटर के लिए। मतलब दो इंसुलेटर को अगर हम रब करें तभी मतलब वही चार्ज हो सकते हैं, कंडक्टर के साथ ऐसा नहीं होगा। तो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन और रबिंग होगा किसके लिए? इंसुलेटर के लिए। ये ध्यान रखना है, ओनली फॉर इंसुलेटर्स। अब देखते हैं इसमें होता क्या है। तो अब होता है कि अगर हमारे पास कोई एक इंसुलेटर है, ठीक है, जिसका नाम ए रख लेते हैं अभी के लिए, और एक दूसरा भी इंसुलेटर, मेरे पास दूसरा ऑब्जेक्ट है। अब इन दोनों को जब हम रब करते हैं तो होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है। अब अगर इनमें, मतलब इन दोनों में से किसी एक में भी, जिसमें भी ज़्यादा लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उनका कैपेबिलिटी होगा कि वो अपना इलेक्ट्रॉन ईजिली लूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर ए में देखें तो ए में ऐसा हम अज्यूम करके चलते हैं कि ए का प्रॉपर्टी होगा, मतलब प्रॉपर्टी नहीं, ए में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ज़्यादा लूजली बॉन्डेड हैं, मतलब आसानी से लूज कर सकता है ए इलेक्ट्रॉन्स एज़ कम्पेयर टू बी। तो अब होगा क्या, जब इन दोनों को रब करेंगे तो हीट के कारण समथिंग कुछ यहाँ पे हीट जनरेट होगा दोनों को रब करने पे। हीट के कारण इसका इलेक्ट्रॉन्स जो होगा वो इसमें ट्रांसफ़र हो जाएगा। अब ये हीट के कारण कुछ एक्साइटेड एनर्जी वगैरह इनको मिल जाता होगा या कुछ वैसा, मतलब इंटरनल कुछ ऐसा होगा जिसके कारण ये एक्साइटेड होके अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देता है और ये जो इलेक्ट्रॉन है इसमें चलाता है। तो अब हुआ क्या कि अगर हम देखें इनिशियली, अगर दोनों को न्यूट्रल लेते हैं, यानी ए भी न्यूट्रल है और बी भी न्यूट्रल है, तो इनिशियली अगर दोनों न्यूट्रल है यानी इसमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स दोनों सेम होंगे। सिमिलरली बी में भी नंबर्स ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स दोनों सेम होंगे। तो अब होगा क्या, जब रब किए इसका इलेक्ट्रॉन बी में ट्रांसफ़र हुआ, यानी इसमें अब इलेक्ट्रॉन का डिफिशियंसी होने वाला है। अब मेरे पास कुछ मान लेते हैं पैसा है वगैरह कुछ है और मैं किसी को देने वाला हूँ, तो मेरे पास जाहिर है पैसे की कमी ही होगी अभी। तो इसी तरह यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो मौजूद हैं यहाँ पे, वो इलेक्ट्रॉन इसको देने वाला है, तो अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देगा तो इसमें इलेक्ट्रॉन का डिफिशियंसी होगा। लेकिन ये जो ऑब्जेक्ट बी हुआ, अब इसके पास तो इलेक्ट्रॉन्स मिल रहा है, यानी इसमें इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हो जाएंगे एज़ कम्पेयर टू प्रोटॉन्स। तो अब इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हो जाए, तो अब अगर इसका देखें तो इलेक्ट्रॉन का डिफिशियंसी हुआ, मतलब नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स जो होगा वो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स से ज़्यादा होगा, यानी पॉजिटिव चार्ज इसमें डोमिनेट करेगा, यानी ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। और चूंकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ गई है, तो इलेक्ट्रॉन्स अगर बढ़ गया है तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स से ज़्यादा हो जाएंगे इस केस में, मतलब बी वाले ऑब्जेक्ट में। इनिशियली अगर मान लेते हैं कि इसमें 5 प्रोटॉन्स और 5 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद थे इनिशियली, अब इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आ गया, तो अब यहाँ पे इस केस में 7 इलेक्ट्रॉन्स हो गया और 5 प्रोटॉन है। तो फिर भी अगर देखें तो इलेक्ट्रॉन्स इसमें ज़्यादा है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज़्यादा है इसलिए या फिर निगेटिवली चार्ज हो जाएगा। तो रबिंग के थ्रू जो चार्जिंग होता है कुछ इसी तरह से होता है। दोनों को रब किए, इसका इलेक्ट्रॉन जिसमें भी ज़्यादा लूजली बॉन्डेड होंगे
उसका कैपेबिलिटी होगा कि वो अपना इलेक्ट्रॉन ईजिली लूज़ कर सकता है। तो ये अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ करके इसको ट्रांसफ़र कर दिया, इलेक्ट्रॉन इसको मिल गया। इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हुई इसलिए पॉजिटिवली चार्ज हुआ, और इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गई इसलिए यह निगेटिवली चार्ज हुआ। तो इसका एग्जांपल जैसा हम लोग पढ़ चुके हैं पहले भी, नहीं तो अभी जैसा एक ग्लास रॉड और सिल्क क्लॉथ को जब रब करते हैं तो उस केस में भी रबिंग के थ्रू ही, मतलब फ्रिक्शन के थ्रू ही चार्जिंग होता है, जिसमें ग्लास रॉड जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है और सिल्क क्लॉथ निगेटिवली चार्ज हो जाता है। तो उस केस में भी यही होता है, मतलब सेम ही सीन चलता है कि दोनों को जब रब करते हैं तो चूँकि ग्लास रॉड पॉजिटिवली चार्ज हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, ग्लास रॉड का इलेक्ट्रॉन्स सिल्क क्लॉथ में गया है। यानी अगर एक ग्लास रॉड है और ये हमारे पास समथिंग सिल्क क्लॉथ है, तो अगर दोनों को रब करते हैं तो हुआ क्या, इसमें लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज़्यादा है, इसलिए अपना इलेक्ट्रॉन्स जल्द मतलब ईजिली लूज़ कर सकता है, और इसका इलेक्ट्रॉन अपना लूज़ करके कुछ सिल्क क्लॉथ को दे देगा। तो इस केस में ग्लास रॉड में इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होगी और ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, और इसमें इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हो जाएंगे एज़ कम्पेयर टू प्रोटॉन, तो ये निगेटिवली चार्ज हो जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा चार्जिंग बाय फ्रिक्शन और रबिंग। इसमें मेन चीज़ हमें ध्यान रखना ये कि ये जो चार्जिंग का मेथड है वो सिर्फ इंसुलेटर के लिए वैलिड है, आप कंडक्टर के लिए इसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। अब जैसा चार्जिंग तो हो गया, अब इसमें एक कॉन्सेप्ट ये भी है, जैसे क्वेश्चन वगैरह में कभी कभी पूछ लेते हैं कि अगर हमारे पास एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है, कंडक्टर हो या इंसुलेटर कुछ भी हो, अगर न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है हमारे पास और उस ऑब्जेक्ट का मतलब सेम ही ऑब्जेक्ट को एक बार हम पॉजिटिवली चार्ज करते हैं और एक बार निगेटिवली चार्ज करते हैं, तो अब ये पूछेंगे कि अगर इन तीनों का मास कंपेयर करने के लिए वो दे देंगे, यानी कि न्यूट्रल का मास ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू पॉजिटिव और निगेटिव, या मतलब किसका मास आपको ऑर्डर में ये करना है, अरेंज करना है तीनों का मास। तो जैसा कि इसको देखते हैं, समझते हैं एक बार। अगर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, इनिशियली न्यूट्रल है, न्यूट्रल कहने का मतलब हुआ कि इसमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ़ प्रोटॉन सेम होंगे, यानी इनिशियली एज्यूम करते हैं 3 इलेक्ट्रॉन्स है इसमें और 3 प्रोटॉन्स है, तो 3 प्रोटॉन 1 2 और 1 3, और 3 इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3, ये हो गया 3 इलेक्ट्रॉन्स और 3 प्रोटॉन्स मौजूद है इस ऑब्जेक्ट में, न्यूट्रल ऑब्जेक्ट में। अब हमें करना क्या है, एक बार इसको पॉजिटिवली चार्ज कराना है। अब जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि जो चार्जिंग होगा हमेशा इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र से ही होगा, तो अगर इसको हमें अगर पॉजिटिवली चार्ज कराना है तो इसमें हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि एक प्रोटॉन इसमें ऐड कर दें, ये गलत है। अब इसमें होगा क्या, अगर इसको पॉजिटिवली चार्ज कराना है तो यहाँ से किसी तरह से 1 या 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब जितना भी चार्ज हमें यहाँ पे पॉजिटिवली जितना भी चार्ज कराना है, जितना भी जिस भी मैग्नीट्यूड का, तो उतना इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स मतलब सॉरी इलेक्ट्रॉन्स हम यहाँ से बाहर निकालेंगे। तो अब अगर मान लेते हैं कि हमें +1 ही चार्ज से पॉजिटिवली चार्ज कराना है, सिमिलरली हम आगे देखेंगे मतलब निगेटिवली भी चार्ज कराना है आगे। तो अगर पॉजिटिवली चार्ज कराना है +1 ही से, तो यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना होगा, 1 इलेक्ट्रॉन किसी तरह बाहर निकालना होगा। तो इस केस में इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होगा, मतलब ये कुछ इस तरह से बन जाएगा, 3 प्रोटॉन्स और 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स और 3 प्रोटॉन यहाँ पे हो गया। तो इसका जो चार्ज होगा +1 ही के बराबर होगा, पॉजिटिवली चार्ज। अब एक केस में हमें करना क्या है, इनिशियली इसका मास समथिंग मास ऑफ ऑब्जेक्ट भी है, ये हमें ध्यान रखना है। अब एक केस में हमें क्या करना है, इसको निगेटिवली चार्ज कराना है। तो निगेटिवली चार्ज अगर कराना है तो क्या करना होगा, इसमें ऐसा नहीं कर सकते हैं कि यहाँ से एक प्रोटॉन को बाहर निकाल दिए, ये गलत है, क्योंकि प्रोटॉन का ट्रांसफ़र होगा नहीं, जब भी ट्रांसफ़र होगा इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होगा। तो जब अगर हमें निगेटिवली चार्ज कराना है तो यहाँ से किसी तरह 1 इलेक्ट्रॉन इसमें इंटर करा देते हैं, ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो अब जब 1 इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएगा तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो कुछ इस तरह से दिखेगा, 3 प्रोटॉन और 4 इलेक्ट्रॉन्स, ये हो गया। अब हमें इन तीनों का मास कंपेयर करना होगा कि मतलब इनको ऑर्डर वाइज जो भी जिनका भी मास ज़्यादा है वो करना होगा।
एमओ इसके जगह पे मास ऑफ ऑब्जेक्ट की जगह पे मास ऑफ न्यूट्रल भी लिख सकते हैं, क्योंकि न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है तो इसका मास mn अभी एज्यूम कर लेते हैं। अब अगर हम पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट का, मतलब सेम ही है दोनों, जैसे इसी ऑब्जेक्ट को तो हम पॉजिटिवली चार्ज किए हैं अभी, तो अगर इसका मास कंपेयर करें तो इनिशियली अगर इसका मास देखें तो सेम इस केस में भी मास जो इसका होगा mn, वो इसमें मौजूद प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स और जो भी न्यूट्रॉन्स वगैरह सब कुछ होंगे उनके कारण इसका मास होगा। लेकिन अभी हम अजम्पशन के लिए, मतलब थोड़ा इजीली, ताकि हम इजीली डील कर सके इस क्वेश्चन को, अभी हम अज्यूम कर लेते हैं कि इसमें जो ऑब्जेक्ट का मास है वो सिर्फ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स के कारण ही है। तो अगर प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स के कारण ही इसका मास है तो इसका ओवरऑल मास होगा क्या? इसका जो mn मास अभी इनिशियली दिया हुआ है वो चूँकि 3 प्रोटॉन्स इसमें मौजूद है तो वो होगा 3 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस 3 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है प्लस 3 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये हो गया न्यूट्रल ऑब्जेक्ट का मास। अब सिमिलरली अगर इसका हम पॉजिटिवली चार्ज, इसको जब पॉजिटिव चार्ज करते हैं उसका मास अगर कैलकुलेट करें तो इसमें प्रोटॉन की संख्या 3 है लेकिन इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 2 ही हो गई। तो इस केस में इसका मास ऑफ पॉजिटिवली चार्ज, जो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा ऑब्जेक्ट, वो हो जाएगा बराबर किसके? 3 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन, इसको पॉजिटिवली कुछ इस तरह से लिख देते हैं, पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट 3 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस 2 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये हो गया इसका पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट का मास। और उसी तरह अगर इस निगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट का मास कैलकुलेट करें तो ये बराबर होगा किसके? इसमें 3 प्रोटॉन्स और 4 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है तो इसका मास ऑफ निगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट जो होगा वो बराबर होगा किसके? 3 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस 4 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो अब अगर हम मास का कंपैरिजन देखें, मतलब मास को कंपेयर करें, तो इसका मास समथिंग 3 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस 3 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। यानी तीनों में ही देखें तो मास ऑफ प्रोटॉन, मतलब प्रोटॉन का कंट्रीब्यूशन मास में तो 3 ही है, और इसमें भी देखें तो 3 ही मास, मतलब मास में प्रोटॉन का कंट्रीब्यूशन है। इस केस में भी देखें तो 3 ही प्रोटॉन मास में कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो अब अगर इनका हमें ये चेक करना है कि कौन ज़्यादा है या कौन कम है, तो उस केस में हमें करना क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स कितना मौजूद है और इलेक्ट्रॉन्स का कंट्रीब्यूशन मास में कितना है वो पता चल जाए। वो अगर एक बार हमें पता चल गया तो उसके बाद फिर हम कंपेयर कर सकते हैं। तो अब आते हैं, देखते हैं। तो चूँकि इस वाले न्यूट्रल वाले केस में टोटल नंबर ऑफ, मतलब मास में अगर इलेक्ट्रॉन्स का कंट्रीब्यूशन देखें तो है 3 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। निगेटिवली चार्ज वाले में देखें तो 4 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और अगर पॉजिटिवली चार्ज वाले में देखें तो 2 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। यानी अगर मास का कंट्रीब्यूशन देखें, यानी अगर ओवरऑल मास अगर देखें हम इन सभी का, तो निगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट जो है उसका मास सबसे ज़्यादा है, 3 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस 4 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। उसके बाद फिर न्यूट्रल का आता है 3 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस 3 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। और उसके बाद हमारे पास आता है पॉजिटिवली चार्ज का 3 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस 2 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अब अगर ऑर्डर देखें तो यानी मास ऑफ निगेटिवली चार्ज पार्टिकल इज़ ग्रेटर देन मास ऑफ न्यूट्रल इज़ ग्रेटर देन मास ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। तो ये अपना ऑर्डर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। मतलब इजी कॉन्सेप्ट ही है, लेकिन थोड़ा इसमें बच्चे लोग इसमें गड़बड़ क्या करते हैं, गड़बड़ इसमें ये होता है कि वो लोग समझते हैं कि अगर पॉजिटिवली चार्ज अगर ऑब्जेक्ट है तो इसमें एक प्रोटॉन किसी तरफ बढ़ गया, और वो पॉजिटिवली चार्ज का मास सबसे ज़्यादा मार के आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि प्रोटॉन का मास ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन के मास से ज़्यादा ही होता है। तो अगर प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन के मास से अगर ज़्यादा हो रहा है तो उस केस में होगा क्या कि तो उनको प्रोटॉन का मास मतलब लगता है वो ज़्यादा होगा इलेक्ट्रॉन के मास से एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन के मास। तो क्या करते हैं कि उनको लगता है कि अगर पॉजिटिवली चार्ज है तो एक प्रोटॉन ऐड हो रहा है, और एक अगर निगेटिवली चार्ज है तो एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है। तो उनको लगता है कि प्रोटॉन चूँकि ऐड हो रहा है तो उसका मास ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन के ऐड होने से। तो वो लोग करके क्या आते हैं ऑर्डर में, मास ऑफ पॉजिटिवली चार्ज, उसके बाद मास ऑफ निगेटिवली चार्ज, और उसके बाद फिर मास ऑफ न्यूट्रल लगा कर आते हैं ऑप्शन में, जो कि गलत है, बिल्कुल गलत है। क्योंकि हम लोग कॉन्सेप्चुअली देख चुके हैं इसको, इसका आंसर ये होने वाला है, निगेटिवली चार्ज का मास सबसे ज़्यादा, उसके बाद न्यूट्रल का, फिर उसके बाद पॉजिटिव का। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा।
तो अब नेक्स्ट है, मतलब नेक्स्ट मेथड देखने वाले हैं चार्जिंग का, जो कि कंडक्टर में वैलिड होगा। अभी चूँकि हम लोग एक इंसुलेटर में देख चुके हैं चार्जिंग बाय रबिंग और फ्रिक्शन, लेकिन अब जो नेक्स्ट है वो एक कंडक्टर में, मतलब किसी भी दो कंडक्टर को अगर हमें चार्ज करना है तो उसको चार्ज कैसे करें। तो जो नेक्स्ट मेथड है वो कंडक्टर के लिए वैलिड है। तो नेक्स्ट मेथड है हमारे पास, वो है बाई कंडक्शन। बाई कंडक्शन, अब इसको ध्यान रखना ये वैलिड है सिर्फ कंडक्टर के लिए। वैलिड ओनली फॉर कंडक्टर्स। ठीक है, तो अब इसमें ध्यान क्या रखना है, जैसा पहला था कि रबिंग या फ्रिक्शन के थ्रू, तो वो सिर्फ होता है इंसुलेटर के लिए, और ये हो गया कंडक्शन के थ्रू, चार्जिंग बाय कंडक्शन, ये होगा सिर्फ कंडक्टर के लिए। अब इनमें जो कंडक्शन में होता क्या है कि दो कंडक्टर को हम साथ में ला के इन दोनों को साथ में रख देते हैं, और इस हिसाब से मतलब इन दोनों में किसी तरह कांटेक्ट होना चाहिए, किसी भी तरह, या फिर मतलब कुछ दूर दूर पे भी रहें, लेकिन अगर वायर के थ्रू भी अगर इन दोनों में कांटेक्ट हो गया तो उस केस में भी इसमें चार्जिंग हो जाएगा, मतलब कोई एक भी चार्ज है तो। अब इसका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है, मतलब होता कैसे है, तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इसका जो होता है वो इनके शेप और साइज़ पे डिपेंड करता है कि इसका शेप क्या है, साइज़ क्या है। बेसिकली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो पोटेंशियल के थ्रू होता है, मतलब कुछ इस तरह से चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा कि इनका पोटेंशियल सेम हो जाए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे। जैसे अगर ये दो कंडक्टर है हमारे पास कुछ इस तरह का, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो सेम हो जाना चाहिए दोनों कंडक्टर में। यानी इस कंडक्टर से भी देखें तो इसका पोटेंशियल इस पॉइंट का सेम ही होना चाहिए, और इस कंडक्टर का भी यहाँ का इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम होना चाहिए। सिमिलरली अगर वायर से कनेक्ट किए हुए हैं तो इस केस में जिस भी पॉइंट को कनेक्ट किए हैं, जैसे इसका इस पॉइंट का पोटेंशियल और इसका इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो जाना चाहिए, मतलब दोनों ही केस में। तो अब इस तरह से चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इसका होगा कि इनका पोटेंशियल सेम हो जाए, जो कि शेप और साइज़ पे डिपेंड करेगा। आगे हम लोग देखेंगे जब पढ़ रहे होंगे पोटेंशियल वगैरह, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और कंडक्टर वगैरह पढ़ेंगे, तो उस केस में आगे देख लेंगे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा कैसे। तो इसका क्या है, व्हेन टू कंडक्टर्स आर ज्वाइन टुगेदर, जब दो कंडक्टर को ज्वाइन किया जाता है, दियर फाइनल चार्जेस डिपेंड अपॉन दियर शेप एंड साइज, उनका फाइनल चार्जेस जो होता है उनका शेप और साइज़ पे डिपेंड करता है। जैसा कि उनका पोटेंशियल कुछ इस तरह से चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा कि उनका पोटेंशियल सेम हो जाए पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे। अब जैसे हमारे पास अगर दो आइडेंटिकल कंडक्टर्स हैं, मतलब दोनों का शेप और साइज सेम ही है, तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा क्या, दोनों में फाइनली आज जब कांटेक्ट करेंगे, इन दोनों को कांटेक्ट में रखेंगे तो दोनों पे चार्ज सेम ही हो जाएगा। तो अगर इनिशियली इस पे समथिंग Q1 चार्ज है और इस पे समथिंग Q2 चार्ज है, तो अगर इन दोनों को कांटेक्ट में लाते हैं किसी तरह वायर के थ्रू, या फिर दोनों को आपस में साथ में ही रख देते हैं, तो फाइनली ये बिफोर चार्जिंग है, लेकिन आफ्टर चार्जिंग क्या होगा, ये केस जो है वो अगर कंडक्टर दोनों सिमिलर है, मतलब दोनों का शेप भी सेम है, साइज भी सेम है, सब कुछ सेम है, आइडेंटिकल कंडक्टर हैं, तो आफ्टर चार्जिंग जो होगा इन दोनों में चार्ज सेम ही होगा। तो चार्ज सेम होने के लिए इस पर भी प्लस Q1 प्लस Q2/2 चार्ज होगा, और इस पर भी Q1 प्लस Q2/2 चार्ज हो जाएगा। अब अगर हमारे पास इसी तरह देखें, अगर हमारे पास दो कंडक्टर होता जिसमें एक न्यूट्रल हो और दूसरा समथिंग Q चार्ज से चार्ज हो, तो इन दोनों को अगर कांटेक्ट में लाते तो आफ्टर चार्जिंग क्या हो जाता, ये भी Q/2 हो जाता और ये भी Q/2 हो जाता चार्जिंग के बाद, कांटेक्ट करने के बाद। फिर इसको हटा भी दे फिर भी Q/2 ही रहेगा। तो इस तरह से कुछ चार्जिंग होगा कि उनका मतलब पोटेंशियल जो हो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे सेम हो जाए। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट आते हैं, जैसे ये दूसरा मेथड हो गया बाय कंडक्शन। अब तीसरा मेथड है बाय इंडक्शन। अब ये जो इंडक्शन है वो दोनों के लिए वैलिड है, मतलब कंडक्टर और इंसुलेटर दोनों के लिए। अभी तक हमारे पास क्या था, फर्स्ट था बाय चार्जिंग बाय रबिंग और फ्रिक्शन, जो कि वैलिड था सिर्फ इंसुलेटर के लिए। दूसरा कंडक्शन, जो कि वैलिड था सिर्फ कंडक्टर के लिए। और थर्ड जो हमारे पास आ गया बाय इंडक्शन। अब ये वैलिड होगा कंडक्टर एंड इंसुलेटर बोथ।
तो ये दोनों ही केस में मतलब कंडक्टर के लिए भी वैलिड है और इंसुलेटर के लिए भी वैलिड है। तो अब इसमें होता क्या है वो देखते हैं। तो मेनली हमारे पास 3 ही मेथड है, बाकी और भी मेथड्स हैं जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वगैरह हो गया, थर्मियोनिक इमिशन वगैरह हो गया, लेकिन उनके बारे में इतना पढ़ना नहीं है, वो बस केवल जानने के लिए आप लोग याद रख सकते हैं। लेकिन मेनली ये 3 मेथड ही हैं, चार्जिंग बाई फ्रिक्शन या रबिंग हो गया, फिर दूसरा कंडक्शन, तीसरा इंडक्शन। तो अभी इंडक्शन में होता क्या है कि हमारे पास पहले से एक चार्ज ऑब्जेक्ट मौजूद होता है। जैसा इस केस में हम पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट लेते हैं, तो ये पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट हो गया। अब हम करते क्या है, जिस भी ऑब्जेक्ट को हमें चार्ज करना है, हमारे पास एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है, उसको हम इसके पास में लाएं, मतलब कांटेक्ट में नहीं रखें, अभी सिर्फ पास में लाए हैं। अब पास में लाने पे होगा क्या, इसमें जो भी इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स वगैरह मौजूद होगा, प्रोटॉन्स तो चूँकि अपने जगह पे ही रहेगा, लेकिन जो भी इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होगा, यहाँ पे बहुत सारा इलेक्ट्रॉन्स इसमें मतलब बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होगा, तो जो भी अब इलेक्ट्रॉन्स होगा इस पॉजिटिवली चार्ज के कारण, चूँकि चार्ज का नेचर होता है कि अगर अनलाइक चार्ज है तो वो आपस में अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को, तो अब होगा क्या कि ये जो इलेक्ट्रॉन है इस पर इधर की तरफ फोर्स लगेगा, इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। सभी इलेक्ट्रॉन्स, जो भी इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे मौजूद होगा, सभी इलेक्ट्रॉन्स पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। हर जो सा भी मतलब इलेक्ट्रॉन्स वगैरह यहाँ पे हैं, सब पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। और इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इस डायरेक्शन में नेट इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो जाएगा, नेट इलेक्ट्रॉन्स वगैरह इधर मूव करना स्टार्ट हो जाएंगे। तो अब अगर इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव कर रहे हैं तो होगा क्या, इलेक्ट्रॉन्स जब इधर मूव कर रहे हैं तो होगा ये कि यहाँ पे जो भी इधर इलेक्ट्रॉन्स मौजूद था, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, यानी इलेक्ट्रॉन्स वगैरह सब बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स इधर की तरफ मौजूद हो जाएंगे। यानी ये जो पोर्शन हो गया इधर का, इस पोर्शन में नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स जो होगा नंबर ऑफ प्रोटॉन से ज़्यादा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सारा इलेक्ट्रॉन्स तो इधर की तरफ ही खींचा चला आ रहा है, मतलब इसके कारण, चूँकि ये अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा। और इस डायरेक्शन में होगा क्या, मतलब इस पोर्शन में होगा क्या, इस पोर्शन का सारा इलेक्ट्रॉन्स इधर आ गया है, तो यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज मतलब केवल प्रोटॉन्स का संख्या जो होगा वो ज़्यादा हो जाएगा इस केस में एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन्स। मतलब ऐसा नहीं हुआ, ये एक बार मतलब लोग ये भी गलत करते हैं, मतलब उनका सोच गलत है, हालांकि आंसर तो सही आ जाएगा, लेकिन सोच गलत ये होता है कि उनको लगता है कि जब यहाँ पे कोई पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट ले आते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव कर गया और प्रोटॉन्स इधर मूव कर जाते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। मूवमेंट जो होता है सिर्फ इलेक्ट्रॉन का ही होता है, प्रोटॉन्स तो अपनी जगह पे ही रहते हैं। मूवमेंट हुआ सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स का, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स का जो इधर का मूवमेंट हुआ इसके कारण इधर में इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी ज़्यादा हो गया एज़ कम्पेयर टू प्रोटॉन का डेंसिटी, और इस इधर वाले पोर्शन में प्रोटॉन्स का डेंसिटी ज़्यादा हो गया एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी। तो ओवरऑल अगर देखें इन दोनों पोर्शन को अगर कंपेयर करें तो इस वाले पोर्शन में निगेटिव चार्ज डोमिनेंट हो जाएगा इस वाले पोर्शन में, और इस वाले पोर्शन में पॉजिटिव चार्ज डोमिनेंट हो जाएगा। मतलब प्रोटॉन्स ज़्यादा है ऑब्वियसली, अगर देखें तो प्रोटॉन्स इधर ज़्यादा हो गया एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन्स, और इधर इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हो गया एज़ कम्पेयर टू प्रोटॉन। तो हमें करना क्या है, हम किसी भी मेथड से, कोई भी मीन्स मतलब किसी भी मेथड्स का यूज़ करके अगर इसको यहाँ से कट कर दें और कट करके सेपरेट कर दें, तो हमारे पास क्या होगा, इधर का जो पोर्शन होगा वो निगेटिवली चार्ज हो जाएगा चूँकि इलेक्ट्रॉन्स का डेंसिटी ज़्यादा है, और इधर का पोर्शन जो होगा वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा चूँकि इधर प्रोटॉन्स की संख्या ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन डेंसिटी ज़्यादा हो गया। तो इस केस में इसको कट करके हम इसको सेपरेट कर दें, तो यहाँ पे एक निगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट हमें मिल गया और एक पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट मिल गया एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट से। तो यही तो करना था, तो इंडक्शन के थ्रू इसी तरह से चार्ज होता है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब 3 चीज़ मतलब तीनों जो मेथड्स है इसमें ध्यान बस यही रखना है कि फर्स्ट मेथड चार्जिंग बाई रबिंग या फ्रिक्शन है वो सिर्फ इंसुलेटर के लिए है, कंडक्शन सिर्फ कंडक्टर के लिए, और इंडक्शन जो हो गया वो दोनों के लिए है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब एक सिचुएशन है हमारे पास जिसको मैं चाहूँगा कि आप लोग खुद से इसको एक बार सोच के देखिए, मतलब वीडियो को पॉज कीजिएगा, पहले क्वेश्चन सुन लीजिए, सिचुएशन जो है वो देख लीजिए, और उसके बाद फिर वीडियो को पॉज करके मतलब खुद सोच के देखिएगा एक बार कि मतलब होगा क्या क्वेश्चन में, मतलब टैगल कैसे करना है। उसके बाद फिर मैं उसका सॉल्यूशन बताऊँगा। तो अब सिचुएशन हमारे पास कुछ इस तरह है कि हमारे पास 3 ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ए, ऑब्जेक्ट बी और ऑब्जेक्ट सी।
तीन ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे पास। अब अगर हम ए और बी को करीब लाते हैं, ए और बी को जब करीब लाते हैं तो इसमें अट्रैक्शन मतलब हो रहा है दोनों में। ठीक है। अब बी और सी को जब करीब लाते हैं तो ए हो गया बी, ये हो गया सी, तो इसमें भी अट्रैक्शन ही होता है। और ए और सी को जब लाते हैं करीब तो इसमें भी अट्रैक्शन ही होता है। तो आपको इन तीनों चार्ज ए, बी और सी, इन तीनों चार्ज का क्या नेचर होगा, मतलब जो भी नेचर होगा वो आपको बताना है सोच के, इस सिचुएशन के आधार पे। ये जो सिचुएशन आपको दिया हुआ है, तो मैं चाहूँगा कि आप वीडियो को पॉज करें और एक बार सोच के देखें क्वेश्चन को। तो आई होप आपने सोचा होगा कुछ इसके बारे में। तो चलिए मैं बताता हूँ। अब एक बार हम लोग हीट एंड ट्रायल का यूज़ करके देखते हैं मेथड का। तो इसमें होगा क्या, चूँकि ए और बी में अट्रैक्शन हो रहा है तो हम ए को पॉजिटिवली चार्ज लेते हैं और बी को निगेटिवली चार्ज लेते हैं, तो इन दोनों में अट्रैक्शन हो जाएगा। अब बी और सी में भी अट्रैक्शन है तो बी को निगेटिवली चार्ज लेते हैं। तो अब अगर चूँकि यहाँ पे बी को पहले से ही निगेटिवली चार्ज लिए हुए हैं तो यहाँ पे सी को हमें पॉजिटिवली चार्ज लेना होगा, तभी तो अट्रैक्शन होगा। तो इन दोनों में अट्रैक्शन हो गया। लेकिन अब अगर इस केस में देखें तो ए भी पॉजिटिवली चार्ज, बी भी पॉजिटिवली चार्ज, सॉरी सी भी पॉजिटिवली चार्ज, तो ए भी पॉजिटिवली और सी भी पॉजिटिवली, तो दोनों में तो रिपल्सन होना चाहिए, यानी ऐसा कोई केस एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। लेकिन बिल्कुल नहीं, ऐसा एक केस एग्जिस्ट करेगा, एक केस ऐसा होगा। अब उसमें होगा क्या, आप एक बार अज्यूम करके देखिए, देख लेते हैं। अब एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे थोड़ा बताता हूँ जिसका यहाँ पे यूज़ होगा। अब अगर हमारे पास कोई एक चार्ज ऑब्जेक्ट है, पॉजिटिवली हो या निगेटिवली हो, फिलहाल के लिए पॉजिटिवली चार्ज लेते हैं, पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट है, और हमारे पास एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है। ठीक है। अब न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है हमारे पास। अब अगर हम देखें इन दोनों में तो इस पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट के कारण इसका जो चार्ज डेंसिटी होगा इधर की तरफ निगेटिव चार्ज डेंसिटी ज़्यादा, मतलब इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज़्यादा होगी, यानी इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगा, यानी ये वाला पोर्शन जो होगा वो ओवरऑल निगेटिवली चार्ज होगा। और इधर का पोर्शन अगर देखें तो ये पॉजिटिवली चार्ज होगा ओवरऑल, अगर पोर्शन देखें तो अब अगर इन दोनों का अगर हम फोर्स कैलकुलेट करें तो इस वाले पोर्शन पे तो अट्रैक्शन फोर्स लग रहा होगा, मतलब ये दोनों आपस में अट्रैक्ट कर रहे होंगे, और इस वाले पोर्शन पे रिपल्सिव फोर्स लग रहा होगा, ये दोनों आपस में रिपेल कर रहे होंगे। लेकिन चूँकि कूलम्ब्स लॉ जो होता है उसका फोर्स का नेचर 1/r², फोर्स जो होता है वो r² के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी जैसे जैसे r बढ़ेगा, यानी डिस्टेंस उन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे फोर्स कम होते जाएगा, क्योंकि इन्वर्सली वेरी कर रहा है फोर्स और जो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है वो। तो अब अगर देखें तो यहाँ से इसका सेंटर कुछ ये एज्यूम करते हैं, इसका सेंटर कुछ ये एज्यूम करते हैं, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस देखें तो समथिंग r1 है, और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस देखें तो कुछ r2 है। अब जाहिर है यहाँ पे r1 जो है r2 से छोटा है, यानी r2 डिस्टेंस पे जो फोर्स लग रहा होगा एज़ कम्पेयर टू r1 के, मतलब r1 से कम होगा। क्यों? क्योंकि r2 बड़ा है, मतलब r2 ज़्यादा है, और r2 अगर ज़्यादा है तो फोर्स इस केस में कम लगेगा। यानी यहाँ पे देखें तो इस निगेटिवली चार्ज पोर्शन पे F अट्रैक्शन लग रहा था, और इस वाले पॉजिटिवली चार्ज वाले पोर्शन पे F रिपल्सिव लग रहा था। लेकिन अब हुआ क्या, चूँकि इसका डिस्टेंस यहाँ से यहाँ निगेटिवली चार्ज, मतलब जो अट्रैक्शन फोर्स जिस पे लग रहा है उसका डिस्टेंस अगर देखें तो कम है एज़ कम्पेयर टू जो रिपल्सिव फोर्स लग रहा है, तो यानी अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू रिपल्सिव फोर्स। अब अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा है, यानी ओवरऑल अगर इस पे देखें तो ओवरऑल इस पर अट्रैक्शन का फोर्स ही डोमिनेट कर जाएगा, क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स जो है रिपल्सिव फोर्स से ज़्यादा है अट्रैक्टिव फोर्स, तो अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट कर जाएगा। अब सिमिलरली निगेटिवली चार्ज के अगर निगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट हमारे पास होता तो उस केस में भी अगर देखें तो यहाँ पे निगेटिवली चार्ज है, इधर पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी ज़्यादा हो जाता और इधर निगेटिव चार्ज डेंसिटी ज़्यादा हो जाता। क्यों?
क्योंकि अब चूंकि यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रॉन्स वगैरह यहाँ पे मौजूद होता है उस पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगता, फोर्स ऑफ रिपल्सन का फोर्स लगता। तो इस केस में निगेटिव चार्ज जो भी है इधर की तरफ सेपरेट हो जाता और पॉजिटिव चार्ज इधर, मतलब पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी इधर ज़्यादा हो जाता। तो इस केस में भी देखें तो अट्रैक्शन ही डोमिनेट करेगा। क्यों? क्योंकि ये निगेटिवली चार्ज है और ये पॉजिटिवली चार्ज है, इन दोनों के बीच का सेपरेशन कम है एज कंपेयर टू जो रिपल्सिव फोर्स लगेगा, ये भी निगेटिवली ये भी निगेटिवली। तो इस केस में भी अट्रैक्शन डोमिनेट कर जाएगा। अब इस वाले थ्योरी को लेके अगर हम पिछले सिचुएशन को अगर एनालाइज करें तो अब होगा क्या कि ए को अगर हम पॉजिटिवली चार्ज अज्यूम करते हैं, बी को न्यूट्रल, मतलब इन तीनों में से कोई सा एक तो न्यूट्रल होगा ही, और सी को निगेटिवली चार्ज अगर लेकर चलते हैं तो ए और बी में देखें, ए और बी में अट्रैक्शन हो गया। क्यों? क्योंकि इस केस में अट्रैक्शन डोमिनेट कर जाएगा। बी और सी में भी देखें तो जैसा कि पहले बता चुका हूँ, बी और सी में भी ये निगेटिवली चार्ज है, ये न्यूट्रल है, तो इस केस में भी अट्रैक्शन हो जाएगा। और ए और सी, चूँकि ए पॉजिटिवली चार्ज है और सी निगेटिवली चार्ज है, तो इस केस में भी अट्रैक्शन हो जाएगा। यानी तीनों कंडीशन जो है उसको फुलफ़िल कर रहा है। तो इन तीनों में से कोई सा भी एक न्यूट्रल होगा और बाकी दोनों अपोजिट नेचर का चार्ज होगा। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थोड़ा मतलब इजी ही कॉन्सेप्ट था लेकिन। तो अब इससे कुछ कंक्लूज़न वगैरह निकल के आता है। वो कंक्लूज़न क्या है? फर्स्ट कंक्लूज़न है, मतलब फर्स्ट कंक्लूज़न है कि अगर हमारे पास एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है लार्जर देन पॉइंट साइज, मतलब कोई भी न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है जो कि पॉइंट साइज से बड़ा है, ठीक है, तो उस केस में लार्जर देन पॉइंट साइज कैन बी अट्रैक्टेड बाय पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्जेस बोथ। अब अगर पॉइंट साइज से बड़ा होगा तो एक तो पॉजिटिव चार्ज रहे या फिर निगेटिव चार्ज रहे, इन दोनों से ही अट्रैक्ट हो जाएगा ये न्यूट्रल ऑब्जेक्ट। अगर ये न्यूट्रल है तो मतलब न्यूट्रल का पॉजिटिव के साथ भी अट्रैक्शन होगा और निगेटिव के साथ भी अट्रैक्शन होगा अगर पॉइंट साइज से बड़ा है तो। क्योंकि अगर पॉइंट साइज का होगा तो फिर जो चार्ज का सेपरेशन है वो तो हो ही नहीं सकता है। तो इस केस में पॉइंट साइज से बड़ा होना चाहिए, एक कंडीशन ही हो गया। दूसरा नोट यह है हमारे पास कि अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज़ नॉट सियोरिटी ऑफ चार्जिंग। अब किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच का अगर अट्रैक्शन हो रहा है तो हम बता नहीं सकते हैं कि दोनों चार्ज है या नहीं। जैसा अगर पॉजिटिवली चार्ज है और निगेटिवली चार्ज है तो तब भी इन दोनों के बीच का अट्रैक्शन होगा, लेकिन अगर पॉजिटिव और न्यूट्रल है उस केस में भी तो अट्रैक्शन ही होगा। तो हम इस केस में सियोरिटी के साथ नहीं कह सकते हैं कि जो दोनों चार्ज है इसमें चार्ज ही होंगे। हालांकि हम ये बता सकते हैं कि एक कोई ना कोई एक तो चार्ज होगा ही, लेकिन उसमें भी ये सियोरिटी के साथ नहीं बता सकते कि वो पॉजिटिवली चार्ज होगा या निगेटिवली चार्ज होगा। क्यों? क्योंकि निगेटिव चार्ज के साथ भी न्यूट्रल का अट्रैक्शन ही होगा। तो इसमें ये पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। तो हम किसी भी मतलब सियोरिटी के साथ बता सकते हैं कि कौन सा चार्ज होगा। लेकिन वही अगर रिपल्सन हो तो रिपल्सन में हम बता सकते हैं ये कि क्या बता सकते हैं कि अगर रिपल्सन हो रहा है तो दोनों सेम नेचर के ही चार्ज होंगे। यानी अगर रिपल्सन हो रहा है तो या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या तो दोनों निगेटिव होंगे। मतलब चार्जिंग का सियोरिटी तो है ही यहाँ पे। इन दोनों में मतलब जो दोनों चार्ज हो रहे हैं वो दोनों चार्ज मतलब चार्ज ही होंगे, तभी दोनों में रिपल्सन होगा। लेकिन यहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं है कि दोनों चार्ज ही होगा, हो सकता है एक न्यूट्रल भी हो जाए। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इज नॉट सियोरिटी ऑफ चार्जिंग बट रिपल्सन इज सियोरिटी ऑफ चार्जिंग विथ लाइक चार्जेस। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।